हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल यूथ एकेडमी। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना फंडामेंटल राइट्स का चैप्टर, जो हमारे पॉलिटी सब्जेक्ट से बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है। अगर एग्ज़ाम में कोई टफ सब्जेक्ट आ जाए, जैसे इकोनॉमिक्स से टफ क्वेश्चन आ जाए या कोई भी अदर सब्जेक्ट से, तो ये पॉलिटी है जो हमारी सही तरीके से हेल्प कर सकता है नंबर लाने में। तो उसको हम स्टार्ट करेंगे एक बेसिक से क्वेश्चन से कि राइट्स किसे कहते हैं, ये राइट्स सबसे पहले टर्म में यूज़ कैसे किया गया। तो हम देखते हैं, हम क्या करेंगे, फंडामेंटल राइट्स, और इसको फंडामेंटल भी क्यों कहते हैं। तो सबसे पहले यहाँ हम देखेंगे, इसको हम थोड़ा और सही से लिख देते हैं। राइट्स, आई होप नाउ इट इज फाइन। तो हम इसको देखेंगे कि इसको राइट्स क्यों कहा गया। पहले क्या था, एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं। जो पहले प्राचीन काल में यहाँ पर एक जंगल राज की स्थिति थी, जंगल राज था। इस चीज को हम पॉलिटिकल एक्सपेक्ट में क्या कहते हैं, मत्स्य न्याय। मत्स्य न्याय, इसमें क्या होता था, जंगल राज या मत्स्य न्याय में यहाँ पर जो बड़ी फिश होती थी वो क्या करती थी, छोटी फिश को खा जाती थी। इसी को ही क्या कहते हैं, मत्स्य न्याय या फिर जंगल राज। तो इसको हम क्या करेंगे, हम इसको एक इंसानों के कंटेक्स्ट में लेते हैं कि ये तो जानवर की बात है। तो इसी में ही ऐसे ही जो शक्तिशाली व्यक्ति होते थे, पावरफुल पर्सन होता था, वो क्या करता था, जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं उनको दबाता था, उनकी प्रॉपर्टी ले लेता था, उनके जो संसाधन है उन पर कब्जा कर लेता था, उनसे शारीरिक रूप से उनको शोषित करता था। तो इसी को ही क्या कहते हैं, जंगल राज। लेकिन धीरे धीरे समय के साथ इनका क्या हुआ, विरोध होने लगा, लोगों में जागरूकता फैली। फिर वहाँ पे क्या हुआ कि लोगों ने तय किया कि हम अपनी क्या करेंगे, कुछ पावर को हम देंगे स्टेट को। किसको, एक गवर्निंग बॉडी को। वहाँ पे आता है स्टेट का, फिर आता है स्टेट की जो भूमिका होती है वो कैसे आई, तो ये देखेंगे। तो पहले क्या था, जंगल राज था। फिर लोगों ने अपनी आपको क्या किया, कहा कि हम अगर हमें जीवन निर्वाह करना है सही से अपनी सोसाइटी में, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक रैशनल मैन बनना पड़ेगा, रैशनल मैन की तरह एक्ट करना पड़ेगा। मतलब समझदार व्यक्ति की तरह। मैन का मतलब एक ये न्यूट्रल वर्ड है, रैशनल मैन। ये दोनों के लिए उपयोग होता है, और महिलाएं और पुरुषों के लिए भी। तो इसका अर्थ क्या होता है, समझदार व्यक्ति। तो हमें अगर समाज में या फिर राज्य को कल्याणकारी बनाना है, लोगों को अच्छा जीवन निर्वाह देना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक समझदार व्यक्ति की तरह एक्ट करना पड़ेगा। तो इसके लिए इन्होंने क्या किया, समाज के लोगों ने, उन्होंने किया कि अपनी कुछ पावर्स को एक गवर्निंग अथॉरिटी को दे दी। तो कहा गया कि हम अपनी कुछ पावर्स को क्या करेंगे, गिव अप कर देंगे। गिव अप मतलब दे देंगे, गिव अप कर देंगे। किसको, गवर्निंग अथॉरिटी को, गवर्निंग अथॉरिटी को। जो क्या करेगा, जो हमारे बिहाफ पे, किनके, आम लोगों के बिहाफ पे, या हमारे बिहाफ पे क्या बनाएगा, लॉ बनाएगा, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करेगा। जो भी टैक्स से जुड़ी चीज़ें हैं उनको बनाएगा, पॉलिसीज बनाएगा। और वो कौन होगा, उसी को हमने क्या कहा, स्टेट का। तो यहीं पे स्टेट का, यहाँ यहीं से स्टेट की भूमिका स्टार्ट हो जाती है। तो आई होप समझ में आया हो यहाँ पर कि सबसे पहले क्या था, जंगल राज था।
फिर धीरे धीरे क्या हुआ, लोगों में समझदारी विकसित हुई। उन्होंने क्या किया, आपस में मिलकर अपनी कुछ पावर्स को गिव अप कर दिया। अपनी कुछ पावर्स को किसको दे दिया, एक गवर्निंग अथॉरिटी, जो कि कौन थी, स्टेट थी। वहीं से स्टेट का क्या आया, स्टेट का इंट्रोडक्शन हुआ, स्टेट की शुरुआत हुई। तो इसी को ही हम कहते हैं कि क्लेम्स ऑफ द स्टेट, या फिर इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं, जैसे ये हमने स्टेट, ये क्या है, स्टेट है, और ये यहाँ पर क्या है, ये है सिटीजन, मैंगो मैन, आम आदमी। तो कुछ पावर्स इन्होंने इसको दे दी, स्टेट को दे दी। तो इसी को कहा गया द क्लेम्स ऑफ द स्टेट अगेंस्ट द सिटीजन। इसका दावा, स्टेट का क्लेम्स का मतलब दावा या हक। क्लेम्स ऑफ द स्टेट किसके अगेंस्ट में, सिटीजन के अगेंस्ट में। इसी को क्या कहा गया, इसी को कहा गया लॉ या राइट्स, इसी को कहा गया राइट्स, अधिकार। जैसे किस पर दावा की बात हो रही है यहाँ पे फ्रीडम के दावे की बात हो रही है। और किसके फ्रीडम की, सिटीजन के फ्रीडम की। जो सिटीजन की आज़ादी है उस पर किसका हक, स्टेट का हक। उसी को क्या क्या कहा गया, राइट्स कहा गया। आई होप यहाँ तक समझ आया हो, आप नोट डाउन कर लीजिए इसे। द क्लेम्स ऑफ द स्टेट अगेंस्ट द सिटीजन। आई होप यहाँ तक नोट डाउन कर लिया हो। तो इसको ही क्या कहते हैं, लॉ के नाम से भी जानते हैं। इसी को क्लेम्स ऑफ द स्टेट अगेंस्ट द सिटीजन को ही हम क्या कहते हैं, लॉ कहते हैं। तो इसको कैसा लॉ कहेंगे, डॉक्ट्राइन ऑफ डिवाइन पावर के नाम से भी जानते हैं, डिवाइन पावर। इसको हम अभी बस ओवरव्यू ले रहे हैं, फंडामेंटल राइट्स इसके बाद स्टार्ट करेंगे, तो घबराइए मत। ये सिर्फ एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए कि राइट्स कैसे कहते हैं, लॉ कैसे कहते हैं। तो जो हमने राइट्स देखा था वहाँ पे उसकी डेफिनेशन चेंज कर दीजिए। वहाँ पे वो क्या थी, लॉ की डेफिनेशन थी, क्लेम्स ऑफ द स्टेट अगेंस्ट द सिटीजन। तो उसमें क्या था, जो अपनी लोगों ने अपनी पावर को, कुछ गवर्निंग पावर को किसके हाथ में दे दी थी, स्टेट के हाथ में। लेकिन आपको भी पता है कि पावर किसी के पास भी है तो वो उसका क्या करता है, मिसयूज़ करता है, एब्यूज़ करता है। इसको कहते हैं एब्यूज़ ऑफ पावर, लीगल टर्म में। पावर को मिसयूज़ करना, ये सब टर्म इम्पोर्टेंट है। एब्यूज़ ऑफ पावर, शक्तियों का दुरुपयोग। तो स्टेट के पास क्या थी, पावर आ गई थी, तो वो अपने आप को क्या करने लगा, वो एक्सपेंड करने लगा। जैसे कार्ल मार्क्स ने भी कहा था कि जो पावर है, पावर एंड फायर, आग और शक्ति की क्या टेंडेंसी क्या है, वो उनकी टेंडेंसी है वो एक्सपेंड करती रहती है, अपने आप को बढ़ाती रहती है। पावर एंड फायर हैव अ टेंडेंसी टू एक्सपेंड। तो ऐसे ही क्या किया कि ये आपको लिखना है तो लिख लीजिए, नहीं तो हम एग्जाम्पल के तौर पर समझा रहे हैं। जैसे ये स्टेट मान लेते हैं हम। पहले इनकी शक्तियाँ क्या थी, इतनी थी, यहाँ पर लोगों ने अपने इतने अधिकार दिए थे। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, जो स्टेट है उन्होंने इनकी शक्तियों को जो है वो कम करने लगे। इनकी सिटीजन की, ये सिटीजन है हमारे, इनकी शक्ति को कम करने लगे। और ये क्या है, स्टेट, इन्होंने अपनी शक्तियाँ जो यहाँ तक दी गई थी वो कहाँ तक एक्सपेंड करने लगे।
यहाँ तक तो वो जो उनकी शक्तियाँ हैं लोगों की, उनको कम कर देते। तो ये क्या होने लगा, एब्यूज ऑफ पावर। तो उन्होंने एक कॉन्सेप्ट आता है यहाँ पे, डॉक्ट्राइन ऑफ डिवाइन पावर, की जो स्टेट है वो अपने आप को क्या मानने लगे, सबसे उच्चतम संस्था, जिनके नीचे कोई भी नहीं है। क्योंकि ये अपने आप को क्या, ये कहते थे कि हम तो रिप्रेजेंटेटिव है किसके, गॉड के, हमें किसी ने अपॉइंट नहीं किया है, हमें सिर्फ जो आंसरेबल है वो भगवान के लिए आंसरेबल है, किसी और के लिए नहीं। तो ये अपने आप को डॉक्ट्राइन ऑफ डिवाइन पावर का कॉन्सेप्ट यहाँ पे आता है। इसी को हम क्या कहते हैं, रेक्स लेक्स, रेक्स लेक्स, जिसका अर्थ है किंग इज द लॉ ऑफ द किंग। जो सबसे बड़ा लॉ होगा वो कौन होगा, किंग। जो भी किंग कहेगा वही लॉ बन जाएगा। इसी को क्या कहते हैं, रेक्स लेक्स कहते हैं। तो यहाँ तक मैं अब समझ में आया हो, आप इन सब टर्म को लिख लीजिए। इसके बाद आता है हमारा मैग्ना कार्टा। जो अभी तक हमने देख लिया कि रेक्स लेक्स किसे कहते हैं, जो क्लेम्स था वो उसका किसका, स्टेट का अगेंस्ट द सिटीजन, उसको हमने लॉ कहा। लेकिन वो क्या होने लगा, एब्यूज ऑफ पावर होने लगी, वो लोगों के विरोध में काम करने लगी। तभी लोगों में क्या हुआ, विरोध की भावना उत्पन्न हुई। उसके बाद टर्म आता है मैग्ना कार्टा। ये एक तरीके से बिग बैंग था, किसमें, लीगल वर्ल्ड में। लीगल वर्ल्ड का बिग बैंग कहा जाता है किसे, मैग्ना कार्टा को। लीगल क्रांति कह सकते हैं, लीगल जो भी था बदलाव था। लीगल वर्ल्ड में एक क्रांति के रूप में उभरा कौन, मैग्ना कार्टा, जिसने क्या किया, लोगों के हक की बात की, लोगों को कुछ अधिकार दिए, वो चाहे लिमिटेड मैनर में ही क्यों ना थे, वो कुछ लिमिटेड मैनर में ही क्यों ना थे, पर कुछ अधिकार दिए, छोटे मोटे अधिकार प्रदान किए। इसी को ही हम एक बदलाव के रूप में देखते हैं, जो कहाँ पर हुआ, यहीं पे देखते हैं। मैग्ना कार्टा एस्टैब्लिशेस प्रिंसिपल दैट एवरीवन इज इक्वल बिफोर द लॉ इवन द किंग। इसमें पहली बार बताया कि सभी जो कानून है उसके अंतर्गत आते हैं, और कानून के सामने, लॉ के सामने सभी छोटे हैं, चाहे वो किंग हो, चाहे कोई भी सिटीजन हो, या कोई भी संस्था हो, इंस्टीट्यूशन, वो लॉ से बड़े नहीं हो सकते। सभी उनकी नज़रों में क्या है, इक्वल है। तो किसने बताया, मैग्ना कार्टा ने। तो इसमें कुछ कंडीशनल राइट्स दिए गए थे, ज़्यादा राइट्स नहीं थे, वो लिमिटेड मैनर में थे, इसलिए इसको इतनी इम्पोर्टेंस या फिर इसको इतना सराहा नहीं गया। लेकिन ये एक तरीके से शुरुआत थी, जो सब कब दी गई, 15 जून 1215 में इसको दिया गया। अब आगे देखते हैं इसे, आपको ये लिखना है तो लिख लीजिए, अभी कंटिन्यू करा रहे हैं। इसमें एक और चीज़ ऐड कर लीजिए यहाँ पे, कि जिस तरीके से स्टेट के पास क्या था, क्लेम्स अगेंस्ट द सिटीजन था, मतलब लोगों के विरोध में अधिकार था, वैसे ही क्या हो गया, अब द क्लेम्स ऑफ द सिटीजन अगेंस्ट द स्टेट, यहाँ पर एक ये कॉन्सेप्ट आया, इसी को क्या कहते हैं, हम राइट्स कहते हैं। कि जो स्टेट है उसके कुछ राइट्स को क्या करेंगे, हम कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, उन पर हम अपना दावा करेंगे। कि कौन करेगा ये दावा, ये करेगा सिटीजन। इसको हम
यहाँ लिख दीजिए। इसमें क्या था, द क्लेम्स ऑफ द सिटीजन अगेंस्ट द स्टेट। इसी को क्या कहा गया, इसी को कहा गया राइट्स, अधिकार। कि जो स्टेट है उनके कुछ अधिकारों पर हमारा क्या होगा, दावा होगा सिटीजन का। तो ये यहीं पर ये कॉन्सेप्ट आता है अधिकार का, राइट्स का। इसी में ही आई होप यहाँ तक क्लियर हो। इसी को ही कहते हैं लेक्स रेक्स। लॉ इज द किंग ऑफ द किंग। इसको क्या कहते हैं, लेक्स रेक्स। लॉ इज द किंग ऑफ किंग। पहले क्या था, रेक्स लेक्स था, इसका उल्टा। जो राजा था उसी के, जो किंग था, जो भी वो बोलता, किंग जो भी बोलता वो क्या होता, वही सुप्रीम होता। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब ये उल्टा हो गया, लेक्स रेक्स। लॉ इज द किंग ऑफ किंग। आई होप यहाँ तक समझ में आया हो। तो इसमें एक इम्पोर्टेंट टर्म है, जो फर्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, ये फैक्ट है, फर्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन वो कौन सी कंट्री के द्वारा आएगा, वो यूएसए। और जो प्रेमबल था, वो जो हमने पढ़ाया था प्रेमबल, अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो यू कैन रेफर। सेकंड है फर्स्ट प्रेमबल, किस कंट्री के पास या किस कंट्री ने अपनाया, वो कौन था, यूएसए। वो पहली कंट्री जिसने फंडामेंटल राइट्स दिए वो कौन है, यूएसए। जिसने फंडामेंटल राइट्स को अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा। वो पहले नहीं था, वो बाद में आया, जिसे हम एक आगे कहानी के तौर पे देखेंगे जब आगे बढ़ेंगे। लेकिन जो फर्स्ट 10th पहली जो 10 क्या थी, अमेंडमेंट थी, किसकी, यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट थी, पहली 10 अमेंडमेंट, वही क्या बनी, फंडामेंटल राइट्स बनी, किसका, यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन का। पहली 10 संशोधन को ही, बदलाव को ही कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट्स कहा गया। ये सब बस समझाने के लिए था। यहाँ तक समझ में आया हूँ। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल राइट्स। उसको हम फंडामेंटल राइट्स ही क्यों कहते हैं, राइट्स तो हमने देख लिया, क्लेम्स ऑफ द सिटीजन अगेंस्ट द स्टेट, उसी को क्या कहते हैं, राइट्स। अधिकार, किनका अधिकार, लोगों का अधिकार स्टेट के विरोध में, स्टेट के जो पावर है उन पर उनका दावा। तो फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल किसे कहते हैं, फंडामेंटल इसलिए कहते हैं हम क्योंकि ये गारंटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने गारंटी दी है कि आपके जो फंडामेंटल राइट्स है उनकी पूरी सुरक्षा की जाएगी, उनमें कोई भी जो वायलेशन है वो उनको नहीं कर सकता। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस दिए गए हैं, लेकिन उनका जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको भी कोई ऐसे अनरीजनेबल रिस्ट्रिक्शन के बिना उनको वायलेट नहीं कर सकता। इसलिए इसे क्या कहा गया, गारंटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन है। इसके द्वारा गारंटी दी गई है कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान के द्वारा, जो सबसे उच्च पुस्तक है हमारे कंट्री में लीगल टर्म में। और ये क्या है, एनफोर्सेबल, सेबल अगेंस्ट द स्टेट। ये स्टेट के विरोध में भी, या फिर स्टेट अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करेगा चाहे किसी भी मैटर में, तो ये उसके अगेंस्ट भी एनफोर्सेबल है। स्टेट को भी झुकना पड़ेगा, स्टेट भी इससे ऊपर नहीं है, सुप्रीम नहीं है। और थर्ड क्या है, ये बेसिक टू ह्यूमन
एग्जिस्टेंस। ये क्या है? बेसिक टू ह्यूमन एग्जिस्टेंस। अगर किसी मानव को अपना विकास करना है, चाहे वो बौद्धिक रूप से हो, स्वास्थ्य के रूप से हो, हेल्थ, एजुकेशन या बिजनेस पर्पज से हो, तो जो फंडामेंटल राइट्स है हमारा, वो बहुत ही क्या है, इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसको फंडामेंटल कहा गया। आई होप यहाँ तक समझ में आया हो कि किसी को अगर अपना मानवीय विकास करना हो, चाहे वो बौद्धिक रूप से हो या शारीरिक रूप से या आर्थिक रूप से, तो ये फंडामेंटल राइट्स है, उनको उनका हक दिलाने में सहायता करती है। तो आई होप यहाँ तक समझ में आया। 3 टर्म समझाया था, गारंटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन ने गारंटी दी है किसकी? फंडामेंटल राइट्स की। और एनफोर्सेबल अगेंस्ट द किसके? स्टेट की। और बेसिक टू ह्यूमन एग्जिस्टेंस है। ये नोट डाउन कर लीजिए, फिर स्टार्ट करेंगे फंडामेंटल राइट्स। यहाँ बस ये नोट डाउन करने हैं। 14, 15, 16, 17, 18। ये क्या है? हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं। इनको हम आगे गहराई से समझेंगे। अभी बस इसको नोट डाउन कर लीजिए। ये क्या है? राइट टू फ्रीडम, या फिर इसमें राइट टू इक्वालिटी है, जो हमें समानता का अधिकार देती है। ये कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 14, 15, 16, 17, 18। राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार प्रदान करती है इक्वालिटी। और से फिर उसके बाद कौन सा आ जाता है? 19। 19 को हम राइट टू फ्रीडम और राइट टू प्रोटेक्शन के अंडर भी लिख सकते हैं। 19, 20, 21, 22, इसको हम या फिर 19 को अकेले राइट टू फ्रीडम में लिख लो, या फिर इसको राइट्स ऑफ प्रोटेक्शन, इसके अंतर्गत भी लिख सकते हैं इसको। और राइट्स अगेंस्ट एक्सप्लोइटेशन कौन सा है? 23 और 24। 23 और 24 को क्या कहते हैं? राइट्स अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। यहाँ पे राइट्स अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन लिख लीजिए। राइट्स ऑफ रिलीजियस फ्रीडम आ जाता है 25, 26, 27 और 28 में। 25, 26, 27 और 28 में। 25, 26, 27 और 28 राइट्स ऑफ रिलीजियस फ्रीडम। इतना लिखिए, उसके आगे हम समझाते हैं। तो ये क्या है? 25, 26, 27 और 28 राइट्स ऑफ रिलीजियस फ्रीडम प्रदान करती है। इसके आगे क्या है? कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। हमारे किसमें आता है? 29 और 30। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। शिक्षा और जो संस्कृति हमारी, ये हम आगे गहराई से समझेंगे। सिर्फ ओवरव्यू है कि कौन से आर्टिकल में कौन सा आता है। ये सब आर्टिकल्स हैं। और 31 जो अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रहा नहीं, राइट्स ऑफ कंपल्सरी प्रॉपर्टी, ये था। राइट्स अगेंस्ट एक्विजिशन ऑफ कंपल्सरी प्रॉपर्टी भी कह सकते हैं इसको हम। और कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी, कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी रखने का अधिकार था हमारा, ये अब क्या हो गया है? ये अब हमारे आर्टिकल, ये फंडामेंटल राइट्स का हिस्सा नहीं है, इसके इसलिए इसको एक्सक्लूड कर दीजिए अभी। बट ये पहले था, इसलिए हमने यहाँ पे लिखवा दिया है। लेकिन अब ये हमारे फंडामेंटल राइट्स का पार्ट नहीं है। राइट्स, इसके बाद आता है राइट्स
ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ये कौन से उसमें है? आर्टिकल 32 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। अगर कोई भी फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है तो हम आर्टिकल 32 के बिहाफ पे हम क्या कर सकते हैं, उनको उपचार कर सकते हैं और जो भी वायलेशन हुई है उनको हम ठीक कर सकते हैं। ये हाई कोर्ट को भी दी गई है जुडिशियल रिव्यू की पावर, ये हम आगे के ध्यान से गहराई से समझेंगे। ये सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत आती है और जो 226 है आर्टिकल हमारा वो हाई कोर्ट को दी गई है जुडिशियल रिव्यू में, तो इसको हम बाद में समझेंगे, अभी बस आर्टिकल लिख लीजिए। फिर आता है जो एक्सेप्शन है हमारा, कौन सा है? 33, 34 एंड 35। 33, 34 एंड 35, ये राइट्स, ये आर्टिकल कौन से है? एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन टू फंडामेंटल राइट्स। तो ये यहाँ पे बेसिक था, इसके आगे हम फंडामेंटल स्टार्ट करेंगे। तो आई होप यहाँ तक समझ में आया हो, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमारा फंडामेंटल राइट्स है वो कौन से पार्ट में दिया गया है? वो पार्ट 3 में, भाग 3 में दिया गया है, भाग तीसरा में दिया गया है। इसको हम ब्लैंक में कर देते हैं। और कौन सा आर्टिकल के बीच में? आर्टिकल 12 to 35। तो हमने वहाँ कहाँ से स्टार्ट किया था? 14 से किया था। क्यों? क्योंकि जो हमारा आर्टिकल 12 है और आर्टिकल 13 वो हमें कोई अधिकार नहीं देते, वो कोई पावर नहीं देते। ये हम समझेंगे कि ये क्या है। ये स्टेट को डिफाइन करता है आर्टिकल 12 हमारा, और आर्टिकल 13 लॉ को, कि लॉ क्या है, व्हाट इज लॉ, हमारे देश में कानून क्या है। इसलिए ये कोई पावर नहीं देते, इसलिए हमने उसको वहाँ से एक्सक्लूड कर दिया, हटा दिया। लेकिन जो हमारा फंडामेंटल राइट्स है वो किसके बीच में है? आर्टिकल 12 से 35 के बीच में दिया गया है और पार्ट 3 में। तो स्टार्ट करते हैं हम। हमने देख लिया था कि मैग्ना कार्टा क्या था? लीगल वर्ल्ड का एक, लीगल वर्ल्ड में एक परिवर्तन था। इसने एक फंडामेंटल राइट्स, लोगों को अधिकार देने की शुरुआत की। तो फंडामेंटल राइट्स को फंडामेंटल क्यों कहते हैं? क्योंकि गारंटी दी गई है इसको, इसके द्वारा, कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। जस्टिसेबल है क्योंकि हम इसको, इट इज़ एनफोर्सेबल अगेंस्ट द स्टेट, इसलिए इसको जस्टिसेबल भी कहते हैं। हम इसको कोर्ट में पेश कर सकते हैं कि हमारा फंडामेंटल राइट्स वायलेट हुआ है और स्टेट ने किया है, तो हम इसको जस्टिफाई कर सकते हैं, इसलिए जस्टिसेबल है। एनफोर्सेबल है किसी भी बॉडी के तहत, या एनफोर्सेबल है स्टेट, जो स्टेट सबसे ऊंची संस्था होती है उसके विरोध में भी हम इसको लागू कर सकते हैं। बेसिक टू ह्यूमन एग्जिस्टेंस, ये भी हमने देखा, मानव के जो विकास है, उनकी चेतना है, उनको अगर अपने बौद्धिक और मानसिक रूप से अगर विकास करना है तो फंडामेंटल राइट्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हो जाते हैं किसी भी सोसाइटी के लिए। तो सबसे पहले है आर्टिकल 12। जैसे हमने बताया कि आर्टिकल 12 कोई पावर नहीं देती, क्या नहीं देती? पावर नहीं देती। वो क्या डिफाइन करती है? आर्टिकल 12 डेफिनेशन है ये किसकी? स्टेट की, कि व्हाट इज स्टेट, स्टेट क्या होता है। तो इसमें देखेंगे इन दिस पार्ट, किसके पार्ट में? आर्टिकल 12 में, अनलेस द कंटेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स, द स्टेट इंक्लूड करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट, यहाँ पर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। हम यहाँ पे देखते रहेंगे कि किन किन को इंक्लूड करता है ये। पहला हो गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दूसरा है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, फिर क्या है? गवर्नमेंट ऑफ लेजिस्लेचर, जो विधानसभा, विधान परिषद है वो है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में लोकसभा, राज्यसभा, पार्लियामेंट में प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, एमपी, एमएलए, ये सब, एमपी, ये सब इंक्लूड होते हैं। और जो गवर्नमेंट ऑफ स्टेट में विधान परिषद, विधान सभा, इन सब के मेंबर। ईच ऑफ द स्टेट एंड द लोकल अथॉरिटी, लोकल अथॉरिटी में आ जाएगी हमारी सीबीआई, और क्या कहते हैं, आईएएस ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर, ये सारे हमारे लोकल अथॉरिटी में आते हैं। किसके अंतर्गत?
विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया और अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये वो क्या कहलाएंगे, वो स्टेट कहलाएंगे। स्टेट कौन कहलाएंगे, जो होंगे हमारे विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। जो भी इंडिया की टेरिटरी है, ये जो भी इंडिया की टेरिटरी है उसके अंतर्गत जो भी संस्था आएगी, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है, जो भी संस्था आएगी वो किसका पार्ट होगी, वो होगी हमारे स्टेट का पार्ट, वो होगी स्टेट। या फिर जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अपॉइंट किया गया है, चाहे वो IAS ऑफिसर हो, IFS हो, जो भी हो, वो क्या कहलाएंगे, स्टेट कहलाएंगे। पुलिस ऑफिसर सारे स्टेट कहलाएंगे। यही यहाँ पर इसको डेफिनेशन के तौर पे बताया गया है कि आर्टिकल 12 क्या प्रोवाइड करता है, डेफिनेशन प्रोवाइड करता है किसकी, स्टेट की। अब आर्टिकल 13 देख लेते हैं, पहले आर्टिकल 12 को और गहराई से समझ लेते हैं। इन अदर वर्ड्स, फॉर द पर्पज ऑफ आर्टिकल पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द स्टेट कंप्राइजेज ऑफ द फॉलोइंग। तो इसको हम गहराई से समझा रहे हैं ताकि आपको एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो कि जो आर्टिकल 12 है उसकी डेफिनेशन में कौन कौन आता है, गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, जैसे एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जो भी है, जो भी आप संस्था देखते हैं वो क्या है, इनके पार्ट है। गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट, जैसे एग्जीक्यूटिव ऑफ द वेरियस स्टेट ऑफ, जैसे विधानसभा, विधान परिषद, ये सब हो गए। और लोकल एंड अथॉरिटीज़, जो भी लोकल अथॉरिटीज़ हैं, सेबी हो गई, CBI, ये सब। और जो गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट होते हैं, IAS ऑफिसर, AFS ऑफिसर और CBI, ये सब, ये क्या होते हैं, स्टेट कहलाते हैं। तो आपके लिए यहाँ पे क्वेश्चन है कि जो हमारी पॉलिटिकल पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी मतलब राजनीतिक पार्टी जो चुनाव लड़ती है, जैसे कांग्रेस, BJP, जो भी पार्टी है, ये स्टेट का हिस्सा है या नहीं, ये स्टेट के अंतर्गत आता है या नहीं, ये आपके लिए क्वेश्चन है कि ये आर्टिकल 12 का हिस्सा है या नहीं। और सेकंड क्वेश्चन है, जो हमारी BCCI है, जो हमारे इंडिया में क्रिकेट का मैनेजमेंट करती है, क्रिकेट एसोसिएशन का मैनेजमेंट करती है, वो हमारे स्टेट का पार्ट है या नहीं, स्टेट के अंतर्गत आता है या नहीं। ये दो क्वेश्चन है, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और कोई भी डाउट हो तो हम बाद में इसको सॉल्व करेंगे। तो उसके बाद आर्टिकल 12 देख लिया हमने, आर्टिकल 13 देख लेते हैं। आर्टिकल 13 क्या करता है, लॉ को डिफाइन करता है, लेकिन ये क्या है, ये ऐसे डिफाइन करता है कि जैसे यहाँ पर हमने लिख दिया, दुनिया में दो ही कलर हुए एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे ब्लैक है एक क्या है, वाइट। तो हम कैसे बताएंगे कि ये ब्लैक है, हम कहेंगे कि ये वाइट नहीं है, तो हम समझ जाएंगे कि ये क्या है, ब्लैक है। जैसे हमें ये बोल को बताना हो कि ये क्या है, ब्लैक नहीं है, तो ये क्या होगा, ये वाइट होगा, क्योंकि दुनिया में दो ही कलर है। तो वैसे ही हम लॉ को भी डिफाइन करने के लिए क्या करते हैं, ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि क्या लॉ नहीं है। ऐसे ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमारी डेफिनेशन दी गई है वो क्या है, नेगेटिव डेफिनेशन। नेगेटिव डेफिनेशन, इसमें बताया गया है कि व्हाट इज नॉट लॉ, लॉ क्या नहीं है। आई होप समझ में आया हो। तो इसको अभी हम और गहराई से समझते हैं। आर्टिकल 13 डिक्लेयर दैट ऑल द लॉज दैट इन कंसिस्ट विद डेरोगेशन। इसमें बताया गया कि सिंपल वर्ड में जो भी फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन करेगा, उसका विरोध करेगा, वो क्या कहलाएगा, वो लॉ नहीं कहलाएगा। दिस पावर हैज़ बीन कन्फर्म्ड सुप्रीम आर्टिकल। तो यही बताया गया यहाँ पे, इसको हम लॉ इन कंसिस्ट विद और इन डेरिवेशन विद फंडामेंटल राइट्स इज नॉट लॉ, वो लॉ नहीं कहलाएगा। इसको हम आगे और गहराई से समझेंगे। ये तो हमने देख लिया था कि राइट टू इक्वालिटी 1414 से 18 है, राइट टू फ्रीडम तो आज यहीं पर रहने देते हैं। इसको आगे हम देखेंगे, जो आर्टिकल 13 है वो हमें जुडिशियल रिव्यू कैसे प्रोवाइड करता है और भी टर्म। आई होप यहाँ आज की क्लास बेसिक थी, सिर्फ ओवरव्यू देने के लिए, तो ये कंटिन्यू रहेगी हमारी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।